तो आ जाओ मेरे साथ। तो हम बच्चों इसमें डिस्कशन करेंगे आपके साथ नया जो एमटीपी है हमारे पेपर में, उसमें क्वेश्चन 1 20 नंबर, क्वेश्चन 2 20 नंबर, क्वेश्चन 3 15 नंबर, क्वेश्चन 4 15 नंबर, क्वेश्चन 5 20 नंबर, क्वेश्चन 6 20 नंबर। ठीक है, तो हम 6 से शुरू करेंगे ताकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते चलें। तो 6 में क्वेश्चन नंबर ए जो है वहां से हम सबसे पहले डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो हमें फोरफीचर और री इशू की एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो सवाल जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ और आप भी अपना सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करता हूँ पढ़ते पढ़ते, मतलब फिर हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो इसमें लिखा है सुरेश लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 300 शेयर्स जो हैं वो फोरफीट करे हैं। हेल्ड बाय रमेश फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। तो इसने 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी और 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3। उसने बस एप्लीकेशन के 3 रुपए दे रखे हैं। दी शेयर्स वर री इशूड टू महेश फॉर ₹8 पर शेयर। तो कंपनी ने उसके शेयर्स महेश को 8 रुपए में री इशू कर दिए, ठीक है ना। तो सिंपल, एक बार फटाफट देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करूं तो 300 शेयर कंपनी ने फोरफीट करे हैं एक बदमाश के, जिसने एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें तो हम पूरे 10 रुपए ही लिखेंगे कॉल्ड अप। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं जितने रुपए हमें रिसीव हुए, 3 रुपए हमें रिसीव हुए तो 900। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं जितने रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले, 3 रुपए। और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं जो 4 रुपए हमें फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। तो ये हमारी शेयर फोरफीचर की एंट्री हो गई, ठीक है, ये हमारी शेयर फोरफीचर की एंट्री हो गई। फिर उसने लिखा था कि कंपनी ने ये शेयर्स री इशू कर दिए 8 रुपए के। तो अगर कंपनी इन शेयरों को 8 रुपए का री इशू करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2400 रुपए। और 8 रुपए का री इशू करने का मतलब है कि कंपनी 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो गया 600 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें माना ही यही जाएगा कि 300 शेयर्स हैं तो पूरे फुल्ली पेड अप 10 रुपए के हिसाब से। तो उसके बाद बस लास्ट एंट्री जो होती है वो मैं ऊपर कर देता हूँ, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो सीधा सीधा इसमें, क्योंकि जितने शेयर्स फोरफीट हुए उतने ही री इशू हो गए, तो मैं सीधा 900 माइनस 600 करके 300 रुपए कैपिटल रिजर्व में शो कर सकता हूँ। तो 300 आ गया, बच्चों ने भी कहा कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो ठीक है, तो ये वाला फटाफट भेज दो कि सब बच्चों को क्लियर है। जल्दी से अंगूठा भेजते चलना या टिक की ओके। ठीक है, हाँ, कॉल सिनेरियर भी यूज कर सकते हैं भाई। अगर मान लो किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं इसकी जगह इकट्ठे कॉल सिनेरियर लिख लूं तो वो भी आप कर सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, ओके। चलो फिर पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है मिस्टर पी हु वाज द होल्डर ऑफ 2500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच ₹70 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। ठीक है, तो मतलब 100 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी ने अभी 70 रुपए ही कॉल करे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 30 रुपए जो हैं वो तो अभी भी अनकॉल्ड हैं। इसका मतलब ये माना जाएगा कि 100 रुपए का शेयर था लेकिन कंपनी ने अभी 30 रुपए तो मांगे ही नहीं है, वो तो अभी भी अनकॉल्ड हैं। फिर उसके बाद लिखा है could not pay his dues on allotment and first call each at ₹20 per share।
तो उसने जो है 20 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए और 20 रुपए ही फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए। तो इसका मतलब ये कि 70 में से उसने 40 रुपए नहीं दिए, तो दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन के 30 रुपए दे दिए होंगे। ठीक है, फिर लिखा है द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबव शेयर्स एंड री इशूड 2000 शेयर्स टू मिस्टर क्यू एट ₹60 पर शेयर पेड अप एज ₹70। तो कह रहा है बाद में कंपनी ने 2000 शेयर्स री इशू कर दिए 60 रुपए के और 70 रुपए पेड अप मान के। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो भाई पहले 2500 शेयर्स अगर मैं फोरफीट करने की एंट्री करूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हमने 70 रुपए कॉल करे तो इसमें तो आएगा 70 रुपए। तो ये कितना हो गया जी, 2500 शेयर इंटू 70 रुपए, तो 1,75,000। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो कंपनी को रिसीव कितने रुपए हुए, सिर्फ 30 रुपए, तो ये हो गया 75,000। और टू कॉल्स इन अरियर लिख लेता हूं इकट्ठे, तो उसने 20 रुपए फर्स्ट कॉल और 20 रुपए अलॉटमेंट नहीं दिए, मतलब उसने कुल मिलाकर 40 रुपए नहीं दिए, तो ये हो गए शेयर फॉरफीट। उसके बाद लिखा था कि कंपनी ने 2000 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 60 रुपए का, तो इसका मतलब 1,20,000। और इनकी पेड अप वैल्यू दे रखी थी 70 रुपए, तो इसका मतलब भाई कंपनी ने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तो ये आ गया 20,000 रुपए का डिस्काउंट। टू शेयर कैपिटल 70 रुपए पेड अप तो गिवन ही है, तो 1,40,000। बस थर्ड एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसका फॉर्मूला होता है 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट माइनस 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 40,000। ओके, तो बच्चों ने भी भेजा 40,000। और देवांश कॉल्ड अप और पेड अप में से कोई भी एक दे रखा होगा आपको, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बाकी इसके मीनिंग पता होना चाहिए। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने मांगे, उसे कॉल्ड अप कहते हैं। और पेड अप का मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने पे करे। भाई जैसे मैंने आपसे मांगे लाओ देवांश 100 रुपए दे दो, लेकिन आपने कितने पे करे, सिर्फ 80। ठीक है, तो प्रीतम कह रहे हैं नीचे का दिख नहीं रहा, तो क्या किसी को भी नीचे का दिख नहीं रहा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा कौन सा डिवाइस है प्रीतम, कहीं तुम आईपैड तो नहीं चला रहे? दिख रहा है, ठीक है। रक्षित कह रहा है iOS में भी दिख रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, तो दिख ही रहा है। हाँ अब दिखा, जूम हो गया था। ओके, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी डन करें फिर। तो सेकंड पार्ट भी ओके हो गया अपना। चलो 10 नंबर तो आ गए बच्चों, 10 नंबर पक्के हाईलाइट कर लेते हैं। 10 नंबर तो आ गए। सर कॉल से अरियर अकाउंट तभी खोलते हैं जब क्वेश्चन में बोला रहता है। कभी भी खोल सकते हैं सिद्धार्थ, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन में खोल के कर दिया, पिछले में बिना खोले कर दिया। तो कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे बोले या ना बोले। सर पेड अप 70 रुपी था तो हमने 60 क्यों ले लिया इशू में? भाई ये पेन जो है तेजस्वा, ये 70 रुपए का है, ठीक है। ये पेन 70 रुपए का है, लेकिन मैंने इसको बेचा 60 रुपए में। तो बताओ तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? ये पेन मेरा 70 रुपए का है, मैंने बेचा 60 रुपए में, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? और फुल्ली पेड होता प्रीतम तो हम 100 रुपए ले लेते। तो फुल्ली पेड का मतलब होता पूरे 100 रुपए। बताओ तेजस्वा, जल्दी आंसर करो, टाइम नहीं है। मेरा 70 रुपए का पेन है, मैं 60 रुपए में बेच रहा हूं, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ?
नहीं, उल्टा सोचा तुमने। ना ना ना, हाँ तो ये तुमने उल्टा सोचा तेजस्वा, नहीं मेरे दोस्त। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। उसमें पेड अप 70 दे रखा है। पेड अप का मतलब होता है शेयर कैपिटल वाला अमाउंट। पेड अप 70 दे रखा था और लिखा था फॉर ₹60। फॉर का मतलब होता है 60 रुपए के लिए। हिंदी में फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। तो मतलब मैं 60 रुपए के लिए शेयर बेच रहा हूँ। चलो ओके। ओके ठीक है ना? तो ये हो गया जी हमारा ए पार्ट। तो 10 नंबर तो पक्के। अब हम पढ़ लेते हैं बी पार्ट सवाल। आइए, अब बी में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 स्काई लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4.5 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 60,000 ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। तो भाई हमने किसी कंपनी के एसेट खरीद लिए हैं 4.5 लाख रुपए के, और उसकी लाइबिलिटीज भी खरीद ली हैं। लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं 60,000 रुपए की। और वेंडर का नाम क्या है? मतलब किससे खरीदा? यूनिवर्स लिमिटेड से। ठीक है। फिर वो आगे कह रहा है फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। अच्छा, तो 4,40,000 का मतलब होता है ये परचेज कंसिडरेशन है, सौदे का अमाउंट। नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू, अविनाश। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इट पेड द परचेज कंसिडरेशन। कह रहा है इसने परचेज कंसिडरेशन पे करी। मतलब भाई 4,40,000 सौदे का अमाउंट था, तो उसको पे करना पड़ेगा ना। तो कैसे पे करा उसने 4,40? तो कह रहा है हमने 4,40 को पे करा बाय इशूइंग 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। ओके, तो कह रहा है हमने 4,40,000 रुपए जो पे करे वो 8% डिबेंचर्स इशू करके पे करे। और वो डिबेंचर्स भी हमने कितने रुपए के इशू करे? कह रहा है 100 रुपए ईच के हैं और 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू करे। तो जरा दो जर्नल एंट्रीज जल्दी से पास करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। दो जर्नल एंट्रीज जल्दी से पास करके ये बताओ कि क्या आंसर आएगा। अरे वाह, तो बच्चे इतने होशियार हैं कि क्या बताऊं मैं। चलो वेरी गुड। तो बच्चों बिल्कुल सही भेजा आपने। मैंने भी देखो यही एंट्री करी है, बिल्कुल सही भेजा आपने। तो सबसे पहले मैंने एसेट खरीद लिया, एसेट अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपए। फिर मैंने लाइबिलिटीज खरीद ली, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट 60,000 रुपए। फिर मैंने यूनिवर्स लिमिटेड से खरीदा सब कुछ, तो परचेज कंसिडरेशन 4,40,000 रुपए। तो इसका मतलब क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5 लाख और डेबिट में है खाली 4.5 लाख। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बच गया, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, 50,000। फिर वो कह रहा है कि हमने 4,40,000 यूनिवर्स लिमिटेड को कैसे पे करे। कह रहा है हमने उसको अपने डिबेंचर्स इशू करके पे करे, और वो डिबेंचर हमने प्रीमियम पर इशू करे थे। तो मैंने ये निकाल लिया कि कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे हम। 4,40,000 रुपए मुझे देने हैं और एक डिबेंचर का इशू प्राइस है 110 रुपए। तो इसका मतलब मैं 4,000 डिबेंचर्स इशू करूंगा। तो 100 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम। चलो अब पढ़ते हैं जी आगे। आगे लिखा है ऑन द सेम डेट, है ना? फिर उसके आगे की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, इट इशूड अनदर 3,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। तो कह रहे हैं हमने उसी दिन 3,000 डिबेंचर्स और इशू करे 10% के डिस्काउंट पर, और कह रहा है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और जिन्हें हम रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम में आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 30 रुपए इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। चलो ठीक है। तो आइए जी, इतनी कहानी को और समझा देते हैं आपको। तो इतनी कहानी में लिखा है, कह रहा है कि कंपनी ने उसी दिन
3000 डिबेंचर्स और इशू करे, ठीक है ना। और कह रहा है कंपनी ने ये जो डिबेंचर्स इशू करे वो वैसे तो 100 रुपए के थे, लेकिन 10 रुपए के डिस्काउंट पर इशू करे, और इसका ब्रेकअप भी बता रहा है। कह रहा है 30 रुपए एप्लीकेशन पे लेंगे हम, ओके। तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट पर आप इसका मतलब रिमेनिंग 70 लोगे फेस वैल्यू, और डिस्काउंट जो होता है वो हम मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर ही है। और फिर उसने ये भी लिखा कि रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि जब इन्हें 5 साल बाद हम रिडीम करेंगे तो रिडीम करने के टाइम पर हम 105 रुपए देंगे। 105 रुपए देने का मतलब है भाई 100 तो फेस वैल्यू हो ही गई, 100 तो फेस वैल्यू हो ही गई, और हम प्रीमियम भी देना चाहते हैं उन्हें 5%, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 5% का मतलब हो गया 5 रुपए। तो ये सवाल का इंटरप्रिटेशन बन गया। चलो, तो अब मैं एंट्रीज लिख रहा हूं भैया एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। 3000 डिबेंचर्स हैं और 30 रुपए की चिट्ठी है, तो ये हो गया जी 90,000 रुपए। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 90,000 रुपए। चलो, तो ये तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का कर लेगा सही। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री लिखता हूँ। 70 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते रहना, फिर ये ना कहना कि पेज पलट दो, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 3000 चिट्ठियां हैं और 60 रुपए, तो ये हो गया 1,80,000। उसके बाद कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम डिस्काउंट दे रहे थे 10 रुपए का, तो 3000 चिट्ठियां इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। टू 8% डिबेंचर अकाउंट, इसमें आ जाएगी फेस वैल्यू, तो 3000 डिबेंचर इंटू 70, 2,10,000। तो पहले तो हमने डिबेंचर्स अलॉटमेंट पर इशू कर दिए, मतलब ड्यू कर दिए, तो 60 रुपए है अमाउंट, 10 रुपए हो गया डिस्काउंट 30,000 रुपए का, और टू 8% डिबेंचर 2,10,000। फिर उसने ये भी बोला था, क्या बोला था सर, कि भाई हम प्रीमियम भी देंगे, हम 5 रुपए का प्रीमियम भी देंगे। अच्छा, रिडम्पशन पर प्रीमियम भी देंगे 5 रुपए का, ओके। तो क्या सिखाया था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं बाद में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 3000 इंटू 5 रुपए, तो 15,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है। तो जितना हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देते हैं, तो आपको याद ही होगा, बचपन की सब बातें हैं, तो हमें अपने नुकसान को डेबिट में भी चिपकाना पड़ता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो 15,000 रुपए का जितना प्रीमियम दे रहे हैं उतना लॉस ऑन इशू भी हो गया डेबिट। तो फिर आपको कहानी याद ही होगी कि भाई डिस्काउंट और लॉस दोनों को हम मर्ज करके इकट्ठे ही 45 लिखते हैं। तो ये हमारी बन गई अलॉटमेंट की एंट्री। बस उसके बाद चौथी एंट्री तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां तक अंगूठा भेज दो भैया कि सब बच्चों ने लिख लिया, सब बच्चों की कहानी यहां तक ओके हो गई। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। नरेशन भी लिखनी है प्रीतम, बिल्कुल ओके। पहले यहां तक का ओके ओके करते, चलो आगे नहीं कूदो। ओके, अब क्या आप भूल चुके हो ये कि जो लॉस होता है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उसे हम राइट ऑफ भी करते हैं। हाँ सर, उसे हम राइट ऑफ भी करते हैं, हाँ है ना।
उसे हम राइट ऑफ भी करते हैं, बिल्कुल। तो अब अगर हम ये देखें कि डिबेंचर जो हमने इशू करे आज वो थे 3,000, और लिखा था कि इन्हें हमें रिडीम करना है 5 साल के बाद। ठीक है ना, रिडीम कब करना है? 5 साल के बाद। तो इसका मतलब अगर मैं पांचों साल ये देखूं कि मेरे पास कितने डिबेंचर रहे, कितने डिबेंचर रहे, कितने डिबेंचर रहे, रिडीम तो हम आखिरी में ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब पांचों साल मेरे पास 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 डिबेंचर ही रहे, तो टेक्निकली मेरा लॉस पांचों साल में बराबर ही अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो जो 45,000 रुपए का मेरा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो 45,000 रुपए का है, उसको आप 5 भागों में क्या कर दोगे? अप्रोप्रिएट कर दोगे। तो प्रति वर्ष 9,000 रुपए के लॉस को आप राइट ऑफ करोगे। तो इसका मतलब मुझे इस साल की अगर अकाउंटिंग करनी हो, इस साल की, तो इस साल खाली मैं 9,000 का ही लॉस राइट ऑफ करूंगा, है ना, इस साल। हाँ, बच्चों ने भी यही भेजा, बिल्कुल सही। अब ये लॉस राइट ऑफ होता कहां से है, बताइए? ये लॉस राइट ऑफ होता कहां से है? ये लॉस राइट ऑफ होता कहां से है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कह रहे हैं बच्चे। नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले कोई और यूज किया जा सकता है, उससे भी पहले कोई और इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास तो एसपीआर है ऑलरेडी 40,000 का। अरे वाह, मजे आ गए सर। हमारे पास ऑलरेडी एसपीआर है, तो भाई हम अपने एसपीआर को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। 5 नंबर पक्के, ये भी हो गया। चलो, है ना। बाकी उसके बाद सी वाला आप अपने आप कर लोगे। ये है थ्योरी क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव बता दो। तो बड़े सिंपल ऑब्जेक्टिव है। एक तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, तीसरा सारे लेजर्स की ये समरी प्रोवाइड कर देता है। तो बस इसी को एक्सप्लेन कर देना, दो तीन तीन लाइनों में, तो हो जाएगा। चलो, तो इसको मैं ऑटोमेटिकली टिक लगा देता हूँ। बाकी ये आपका होमवर्क है, तो इसको होमवर्क में याद करना, थ्योरी क्वेश्चन को। चलो, तो 20 नंबर पक्के हो गए बच्चों, 20 नंबर पक्के हो गए। अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। ठीक है, आप भी सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर साथ साथ देखेंगे कि क्या है। इसमें कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर मेसर्स ऋषि ट्रेडर्स। ठीक है, तो कह रहा है हमें कुछ जानकारियां दी हैं मेसर्स ऋषि ट्रेडर्स की, और जानकारी एक बार मोटा मोटा देख लो ऊपर ऊपर से जल्दी से। ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस, अरे खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू पास क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ ऋषि ट्रेडर्स। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मजे आ गए। 5 नंबर मैं तो पहले ही पक्के लगा के चल रहा हूं। तो भाई इसकी एंट्रियां तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट से देख देख के लिख लेंगे हम। तो सेल्स की एंट्री, या सेल से पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या लिखवाई थी क्लोजिंग में? सेल्स अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब है सेल कम हो गई। किसकी वजह से कम हो गई? सेल्स रिटर्न की वजह से कम हो गई। तो ये हो गई सेल्स रिटर्न की एंट्री। उसके बाद सेल्स को आप कहाँ लिखते हो? सेल्स को हम लिखते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्कुल सही। तो सेल्स अब कितनी बची? सिर्फ 30 लाख।
तो इसको कहाँ लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, है ना। तो भाई उसकी पोस्टिंग क्या बनी, भाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ डेमो। अगर किसी बच्चे को इसका डेमो चाहिए, मैं डेमो दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि हर बच्चा कई बार सोच नहीं पाता लेजर दिमाग में। भाई बचपन में आप क्या करते थे, आप सेल्स लिखते थे पहले अंदर, हाँ सर, उसमें से सेल रिटर्न की वजह से जो सेल में घटोतरी हुई वो माइनस करते थे, हाँ सर। तो टेक्निकली सेल्स आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में 30 लाख रुपए क्रेडिट होगी ना, ऐसे ही करते थे। तो इस करने की दो एंट्रियां बना दी मैंने, इस करने की दो एंट्रियां बन गई। तो पहले तो सेल्स रिटर्न ने सेल्स को कम कर दिया। पहली एंट्री क्या कर रही है कि भाई सेल्स रिटर्न ने सेल्स को कम कर दिया, सेल 3 लाख से कम हो गई। और फिर हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करा, तो उसकी एंट्री क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 30 लाख। ठीक है, तो ये तो इजी। अब इसी तरह परचेज और परचेज रिटर्न की भी बन जाएगी एंट्री, है ना। परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस करते हो पहले, और फिर उसको डेबिट साइड में पोस्ट करते हो। हाँ, तो संकल्प ने तो भेज भी दी, वेरी गुड। तो ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है जी, परचेज रिटर्न 2,16,000 टू परचेज। तो ये परचेज की वैल्यू हो गई कम, और फिर उसे आप कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितनी होगी परचेज अब कम होने के बाद, सिर्फ 18 लाख। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में और क्या क्या लिखते हो सर, और हम लिखते हैं टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है 3 लाख। सर और हम लिखते हैं टू वेजेस, ठीक है 1.5 लाख। सर और हम लिखते हैं टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है 90,000, है ना। बस यही लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का टोटल हो गया 23,40,000। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ लिखते हो सर, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो उसकी एंट्री क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई ये तो 5 नंबर सीधा सीधा भगवान का साक्षात प्रसाद है। अब ये बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस करके, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसकी एंट्री लिख लेता हूं जब तक आप अमाउंट बताओ। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं ना हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो बच्चे बता रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी 12,60,000। तो बस, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये चला गया, कहाँ चला गया, पीएनएल के क्रेडिट साइड पर। तो टू पीएनएल अकाउंट। चलो, तो 5 तो पक्के हुए। ठीक है, तो 5 तो आ गए। ओके, अंचल कह रहे सर एंट्री आती है, बस ये बताए कि हमें कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करना है। वो तो क्वेश्चन ने कहा था कि पास जर्नल एंट्रीज, है ना। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लो, लिखा था कि जर्नल एंट्रीज करनी है जर्नल प्रॉपर में। तो इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं बोला, तो बस क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा अंशुल भाई। ओके सर, ये प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं दिखाएंगे, तो इसमें पार्टनर्स बताए हैं क्या, कहाँ कर रहे हो नशे, आर्यन खान के साथ जहाज पे तो नहीं बैठे तुम। देखना सवाल स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, कहाँ लिखे हैं पार्टनर्स, राम मोहन सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:5:8। कहाँ लिखा है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, आरुषि ने बिल्कुल सही बात कही, पहले क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़नी चाहिए, खेल वहां छुपा होता है, राइट।
सर डायरेक्ट ट्रेडिंग टू पीएनएल कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं प्रभात, डायरेक्ट ट्रेडिंग टू पीएनएल। ओके चलो, तो अब हम बढ़े आगे। अब चलते हैं जी अगले प्रश्न पर, 5 का ए डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। तो 5 के ए में लिखा है सुपीरियर कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। भैया आंखें खोल के करना है सब बच्चों को, पढ़ लेना क्या मांग रहा है और क्या कौन है, फर्म है क्या है। तो इसमें 3 पार्टनर है, सैम टिम ली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 10:6:4। तो मैं 5:3:2 लिख रहा हूँ। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, तो एक बार बैलेंस शीट पे नजर मार लो कि भाई कुछ डरावने आइटम तो नहीं है बैलेंस शीट में कोई। तो इसमें चॉकलेट 20,000 रुपए की, और बस, और कोई डरावना आइटम नहीं है। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल हैं, ये वो। ठीक है, फिर क्या लिखा है? लिखा है इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर टिम विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। चलो ठीक है, तो मिस्टर टिम जो है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन हिज प्लेस मिस्टर बेन विल बी एडमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और उसकी जगह मिस्टर बेन जो है वो आ रहे हैं। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं भैया, ये क्या है। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स। तो भाई बुक्स में तो हम वैसे भी नहीं दिखाते, तो ये लाइन तो उसने ऐसी दे रखी है जिसका कोई महत्व नहीं है, इसे काटो। तो गुडविल उसने दे रखी है कि जी 1 लाख है ना। तो अगर मैं पहले गुडविल की ही आपके साथ चर्चा कर लूं, हाँ सर एक बार गुडविल की चर्चा हमारे साथ कर लो, तो भाई आ जाओ जरा इधर मेरे साथ। उसने हमें गुडविल दे रखी है 1 लाख रुपए की। तो भाई आपको एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है? टिम छोड़ के जा रहा है। तो आप टिम को उसका गुडविल का शेयर निकाल के दोगे फिर? हाँ सर, हम टिम को उसका गुडविल का शेयर निकाल के देंगे। तो टिम को आप कितने रुपए दोगे? 30,000 रुपए दोगे, है ना। तो अगर मैं खाली पहले जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर की बात करूं टिम, तो टिम को 30,000 रुपए दिए जाएंगे गुडविल के लिए, है ना। अच्छा, अब इसके लिए मैं एंट्री में ऐसा लिख लेता हूं, टू टिम्स कैपिटल अकाउंट। तो टिम को 30,000 रुपए मिलेंगे गुडविल के। तो टिम की कहानी हो गई है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं सवाल, और फिर बाकी कहानी तब देखेंगे। बी में लिखा है बिल्डिंग एंड प्लांट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। तो ये तो मैं आप ही से सॉल्व करवाऊंगा। बिल्डिंग में नुकसान हो गया और प्लांट और मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आ गई, नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। तो कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट को रिटायरिंग पार्टनर 15,000 में लेके जा रहा है, तो 12,000 के इन्वेस्टमेंट को वो 15 में लेके जा रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में 3,000 का फायदा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स पे 20% प्रोविजन बनाना है, तो नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो पहले इतनी चर्चा कर लूं क्या, मतलब एक बार ऐसी, क्योंकि मन कर रहा है। तो अगर मैं खाली उतनी चर्चा कर लूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भाई हमारा बिल्डिंग में नुकसान हुआ, है ना, 5%, तो वो आप डेबिट में लिख लोगे। प्लांट और मशीन में हमारा नुकसान हुआ 20%, वो आप डेबिट में लिख लोगे। प्रोविजन फॉर हमें डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 20%, तो ट्रेड रिसीवेबल का 20% हो गया 27,800, तो ये आप डेबिट में लिख लोगे। बाकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हमारा फायदा हो गया, तो इसे आप क्रेडिट में लिख लोगे 3,000। तो लो जी, तो मतलब सेकंड पॉइंट के फायदे नुकसान से तो मुझे सीधा ये पता चल गया कि हमारा लॉस कितना हो गया रिवैल्यूएशन का, 60,800। तो ये हम किसको देंगे? सैम, टिम और ली को, है ना, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उन्हें मिलेगा 5:3:2 में।
क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस नए पार्टनर को नहीं मिलता, पुरानों के बीच में ही बट जाता है। तो 5:3:2 में ये लॉस तीनों के बीच में बढ़ जाएगा। तो भाई यहां तक का एक बार अंगूठा भेज दो कि यहां तक के सवाल में सब बच्चे संतुष्ट हैं, किसी को पेट दर्द की समस्या तो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, ठीक है, यहां तक सब ओके है। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी, पूर्ण संतुष्ट है यहाँ तक। तो कहानी सिंपल ही है, वैसे भी तो संतुष्टि ना होने का कोई प्रश्न भी नहीं है वैसे तो। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं कहानी क्या कह रहा है जी। बी पॉइंट तो पूरा ही हो गया कहानी कहानी का। अब कह रहा है सी पॉइंट में, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख which will be contributed by Sam, Lee और Ben in the new profit sharing ratio 2:2:1। तो उसने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 और कह रहा है कि 2 लाख की उनकी कैपिटल अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो भाई साहब इसका मतलब सैम की हो गई 80, ली की भी हो गई 80, लेकिन बेन की हो गई 40। तो इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में बचने वाला टू बैलेंस सीडी मुझे पहले से पता चल गया, 80, 80 और 40। ठीक है, कह रहा था सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों स्टडी मटेरियल का। कह रहा है फिर जो भी सरप्लस बचेगा उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने में इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हो ना, एक लाइबिलिटी है यहाँ पे 44,000 रुपए की। तो कह रहा है इसको पे करने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर का पैसा आप लोन अकाउंट में डाल दोगे। चलो ठीक है, तो अब सवाल तो हमें समझ आ गया है। तो क्या कह रहा है प्रिपेयर करने को, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये हम बना चुके। कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बना लेते हैं। और बैंक अकाउंट बनाओ, ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बना लेते हैं, आ जाओ। तो पहले छोटी सी छुटकी सी वर्किंग कर लेता हूं। तो भाई हमारे पार्टनर थे सैम, टिम, टिम तो चलो हमें छोड़ के जा रहा है, और ली। तो इनका ओल्ड शेयर जो था वो था 5:3:2। फिर टी तो चलो हमें छोड़ के चला गया, तो टी को तो हम छुपा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो टी तो हमें छोड़ के चला गया। अब जब उसके बाद नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर कौन आ गया था, टिम, नहीं सॉरी, नया पार्टनर बेन। तो बेन का पहले तो शेयर 0 ही था, तो मैं 0 लिख लेता हूं। लेकिन नए शेयर दे रखे हैं 2:2:1। तो अगर मैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि एस जो है उसका तो आ रहा है जी सैक्रिफाइस, एल जो है उसका आ रहा है जी गेन, ओहो सैक्रिफाइस सॉरी, और इसका आएगा 5 में सैक्रिफाइस। और बेन जो है बेन, उसका तो -1/5 गेन है ही, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। तो एस और एल तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एस और एल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और बेन जो है वो गेन कर रहा है। तो बेन का अच्छा 2 है, ओ नहीं 2 कहाँ है, 1 ही तो है बेन का। सैम, ली और बेन 2:2:1। बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा 2-4, ओके, अच्छा 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 अच्छा, हाँ नेगेटिव ही आएगा, पहले सही लिखा था। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है गेन ही आएगा, ओके ठीक है। तो सैम कर रहा है सैक्रिफाइस, ली कर रहा है गेन, और बेन कर रहा है गेन, ठीक है। तो एक बार भाई इसका भी अंगूठा भेज दो कि यहां तक आप संतुष्ट हो गए, ये भी ओके हो गया, ठीक है।
ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो अब मैं गुडविल की एंट्री बना सकता हूँ, वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एक तो एल है और एक बेन है, तो एल को भी मैं डेबिट कर देता हूँ और बेन को भी मैं डेबिट कर देता हूँ, है ना भाई, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर रहा हूँ मैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर रहा हूँ। तो एल को भी डेबिट कर दिया और बेन को भी डेबिट कर दिया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग कौन है, एस, एस को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो एस को मैं क्रेडिट कर रहा हूं। तो भाई किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, किसी को सांस ना आने की समस्या तो नहीं लग रही, सिंपल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। बाकी अमाउंट निकाल लेते हैं, गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर से। तो एल का है 2/10, तो लाख इंटू 2/10 20,000। बेन का भी है 1/5, तो लाख इंटू 1/5 20,000। और एस का है 1/10। तो भाई ये एंट्री बन गई गुडविल की, ठीक है, ये एंट्री बन गई गुडविल की। तो बस गुडविल की एंट्री का भेज दो थम्स अप कि भाई ये ओके है, सब बच्चों को क्लियर है, तो इसका मतलब मेन काम तो हो गया। चलो ठीक है, ओके ओके, क्लियर है, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो अब मैं बस इजीली कैपिटल अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है, तो फटाफट बना देता हूँ कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर नहीं लिख रहा बच्चों, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा फोकस तो अभी सीखने पर है। तो पार्टनर के नाम लिख रहा हूं बस, सैम टिम ली बेन, सैम टिम ली बेन। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या डालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, फटाफट बस मैं पोस्टिंग कर देता हूं। भाई इनके कैपिटल दे रखे थे 80 20 30, वो लिख लिया। फिर उसके बाद एक चॉकलेट थी, याद है ना, बैलेंस शीट में चॉकलेट दिखाता रहता हूँ साथ साथ, बैलेंस शीट में चॉकलेट थी देखो, रिजर्व 20,000 का, तो वो 5:3:2 में बांट दिया, तो 10 6 4, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद अभी अभी हमने गुडविल की एंट्री करी, गुडविल की एंट्री में सैम को और टिम को क्रेडिट कर रहे हैं 10 और 30, तो सैम को क्रेडिट कर रहे हैं 10 और टिम को क्रेडिट कर रहे हैं 30, और एल को और बी को डेबिट कर रहे हैं 20 20, तो एल को डेबिट कर रहे हैं 20 और बी को भी डेबिट कर रहे हैं 20, तो ये भी हो गया। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस निकाला था, वो तो हमने बांट ही दिया था, तो 30 400, 18 240 और 12 160, लॉस आ गया। उसके बाद ये लिखा था कि भैया रिटायरिंग पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली 15,000 की, तो वो आ गया। और इसके अलावा क्वेश्चन ने ये बोला था कि सैम ली बेन जो हैं वो अब 2 लाख की कैपिटल को 2:2:1 में बांट लिया करेंगे, तो 80 80 40 ये हमने निकाल लिया था। तो ये सारी पोस्टिंग्स ऐसे आ जाएंगी बस ऑटोमेटिकली। सर कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम बनाना जरूरी होता है, इसमें तो डेट की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ 1 अप्रैल वाले दिन हो रहा है ना, तो इसमें जरूरत नहीं। चलो तो बस अब टोटल करके टिम का जो बैलेंस बचेगा वो तो आप लिख लोगे टिम्स लोन, तो टिम का लोन का बैलेंस बच जाएगा, तो वो तो आप लिख लोगे टिम्स लोन, ठीक है ना, 22,760। तो ये तो हो गया टिम का लोन। और बाकी एस का, ली का, बेन का जो भी बैलेंस बचेगा वो अपना वो घर से लेकर आएंगे, मतलब कैश लिख लो या बैंक लिख लो, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ बच जाएगा
तो सैम लेकर आएगा 10,400 अपने घर से, टिम का तो चलो है ही नहीं कुछ। ली लेकर आएगा 78,160 और बेन लेकर आएगा 60। बस। तो ये तीनों अपने अपने घरों से इतना 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 पैसा लेकर आएंगे। तो एस लाएगा 10,400, ली लाएगा 78,160, बेन लाएगा 60। तो एक बार कैपिटल अकाउंट का थम्स अप भेज दो कि भैया इसकी सारी पोस्टिंग सबको क्लियर है। ओके, ठीक है जी। ओके, चलो ठीक है। बस फिर उसने कहा था, वो उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी। आयुष, सवाल का पॉइंट देखो, मैंने मार्क कर रखा है, बी पॉइंट की सेकेंड लाइन पढ़ो कि इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होती है? टिम अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो उसकी पोस्टिंग आ गई। तो टिम अकाउंट डेबिट आ गया, 15,000 टू इन्वेस्टमेंट। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस बता सकते हो क्या बचेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 था और ये वो पैसे लेकर आ गए अपने घर से। तो बस इधर का टोटल कर लो, ये पे हो जाएगा। तो आपका अब बैंक में कितना बैलेंस बचेगा? बस बैलेंस सीडी वो आप निकाल लोगे, 1,04,560। ठीक है, ओके। और मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो, आप पास हो गए। 20 नंबर ये पक्के, 20 पहले ही पक्के हो चुके, तो पास हो गए बच्चों हम अकाउंटेंसी पेपर 1 क्लियर। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो पास हो गए बच्चों, मिठाई भेजेंगे अब सब बच्चे। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 20 नंबर का, आहा 20 नंबर ये भी पक्के करेंगे अभी, 60 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कह रहा है इस डेटा से प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डे। ठीक है, तो बेसिकली हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कह रहा है और उस डेट की बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। तो बाकी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले इसके हम ढांचे बना लेते हैं, है ना, ताकि जब मैं चर्चा करूं तो आपके पास भी मतलब सॉल्व हो जाए और फटाफट फटाफट हमारा और आपका दोनों का काम होता रहे। ठीक है, तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो बस 3 ढांचे बना लिए ताकि जब हम चर्चा करें आप भी लिखो तो साथ साथ होता रहे। चलो अब पहले सवाल का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आओ जी, क्या कह रहा है? तो उसने हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं वन बाय वन। टू बैलेंस बीडी, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस बीडी दे रखा है कैश का और बैंक का, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1600 और 10,400। ठीक है, उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए 2019 के 10,200। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये मुझे पिछले साल रिसीव नहीं हुए होंगे। फिर करंट ईयर के रिसीव हुए 49,000 और मुझे अगले साल के मतलब एडवांस भी मिल गया 4800। तो अगर मैं ये देखूं कि मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन क्या रिसीव हुए, तो इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुए जी
15 और ये 64,000 रुपए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली। तो जैसे भाई गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली मतलब कि हमें सरकार से पैसा मिला। तो अब इसमें देखो ध्यान से, हमें सरकार से पैसा मिला। अब पहला लिखा है बिल्डिंग के लिए मिला। भाई ये तो एक मोटी बात हो गई, तो ये तो एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको आप लायबिलिटी में लिखना, या इसको हम लायबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्डिंग के लिए मिली है ना, इतनी बुद्धि तो सब रखते ही हैं। लेकिन दूसरे हमें 40,000 रुपए मिले मेंटेनेंस के लिए, तो ये तो रोजमर्रा के खर्चे हैं, उसके लिए पैसा मिला, तो ये हमारी इनकम है। हाँ ठीक है। उसके बाद अगला आइटम, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, हमें कुछ सन्ड्री पेशेंट से फीस मिल गई, तो ये भी हमारे लिए सीधी सीधी इनकम ही है ना भाई, हॉस्पिटल है तो इनकम हो गई हमारी। उसके बाद डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज, तो वो खुद ही कह रहा है कि ये जनरल डोनेशन है, इसे कैपिटलाइज ना करो, तो ये भी हमारी इनकम हो गई। उसके बाद कह रहा है नेट कलेक्शंस फ्रॉम बेनिफिट शोज, हमने कुछ शो वो करे होंगे, वहां से हमें कुछ कलेक्शन हो गई, तो ये भी हमारी सीधी सीधी इनकम है। तो ये हमारा पूरा रिसिप्ट साइड का पहले बेसिक एनालिसिस हो गया। अब एक बार पेमेंट साइड देख लेते हैं। पेमेंट साइड में कह रहा है सैलरीज, सैलरीज में 14,400 तो पिछले साल की पे कर रखी है, ये प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो वैसे ये हमारा एक्सपेंस खर्चा ही है नॉर्मल। उसके बाद कह रहा है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो भैया ये तो एसेट है। फर्नीचर परचेज, ये भी एसेट है। एडिशन टू बिल्डिंग, ये भी एसेट है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये खर्चा है। डाइट एक्सपेंसेस, ये खर्चा है। रेंट्स एंड रेट्स, कह रहा है उसमें से 600 रुपए 2021 के हैं, यानी प्रीपेड भी है आपने, ठीक है वैसे खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ये भी खर्चा है। भाई सिंपल है ना, ये तो लॉजिक है। ऑफिस एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो भैया इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होते हैं। और उसके बाद बैलेंस कैश और बैंक के, तो ये हमारे क्लोजिंग कैश बैलेंसेस हैं, कैश और बैंक के। चलो, तो पहले भैया यहां तक का अंगूठा भेज दो कि इतना बेसिक एनालिसिस जो है उसमें किसी को कोई पॉइंट पूछना तो नहीं है, ये कहानी ओके है सब बच्चों को? नहीं, मेंटेनेंस स्पेसिफिक नहीं है, मेंटेनेंस तो रोजमर्रा के लिए होती है। और इसमें जो एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट बनाकर बैलेंस निकालना सिखाया एग्जाम में, बैलेंस बनाकर निकालना है या 12th की तरह कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं जी। और सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब पैसे मिलते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है ना? हाँ, लेकिन प्रभात सवाल पढ़ के भी दिमाग बुद्धि लगानी पड़ेगी। मेंटेनेंस के लिए पैसा मिला तो ये स्पेसिफिक, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई आपको कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम करना है, ये तो रोजमर्रा के काम के लिए पैसे मिले। और बताओ, और देख लो, मन की संतुष्टि कर लो भाई पूरी। रिसिप्ट और पेमेंट के कोई भी आइटम के आपका अगर लग रहा हो छूट रहा हो पॉइंट, तो मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो सारे आइटम का एनालिसिस ओके हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं नीचे पढ़ लेता हूँ, नीचे क्या कुछ एडिशनल बातें कह रहा है या नॉर्मल ही है, एक बार आते हैं नीचे। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2020, तो 31 दिसंबर 2020 मतलब हो गया हमारा क्लोजिंग। तो ये हमारा एक, उसने कह रखा है कि क्लोजिंग में हम, हमारे पास कुछ बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन में चल रही है, उसकी वैल्यू बता रहा है। तो ये तो बेसिकली एक हमारा एसेट है जिसकी उसने वैल्यू बता रखी है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो ये भी एक एसेट है जिसकी उसने हमें वैल्यू बता रखी है, 1,02,000। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग फंड,
तो ये हमारी एक स्पेसिफिक फंड की ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी का, तो इसको हम स्पेसिफिक फंड में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो ये इसका मतलब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में थे, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 13,000। अब इसमें एक बात हो सकती है, जरा वो डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर भी कुछ पॉइंट था इसका। भाई पिछले साल मुझे 13,000 रुपए नहीं मिले, है ना। अब मैं इस ऊपर लेकर आ रहा हूँ इसका लिंक, लेकिन इस साल जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिली हैं उसमें 10,200 पिछले साल की मिल गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पिछले साल मुझे 13,000 रुपए नहीं मिले थे, लेकिन उसमें से 10,200 रुपए मुझे मिल गए हैं, परंतु अभी भी 2,800 रुपए मुझे नहीं मिले हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग हैं ये पिछले साल के? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक बार इसका अंगूठा भेज दो भाई। तो बच्चे कह रहे हैं यस। अकाउंट का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीतम, तो आप एनपीओ का रिविजनरी लेक्चर देख लेना, उसमें डिस्कस है। ओके ओके ठीक है, तो 2,800 रुपए इसका मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। चलो ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद कह रहा है आखिरी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन 8% सिक्योरिटीज वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020। तो मतलब हमने जुलाई में निवेश खरीदे थे, तो निवेश कहाँ है, ये रहे, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, 40,000 के। तो भाई जुलाई में अगर आपने निवेश करा है तो इस पर आपको 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए 8% के हिसाब से, है ना। 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। कितना हो गया 6 महीने का? 1,600 रुपए। तो क्या हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? एक बार रिसिप्ट साइड में चेक करें, क्या हमें 1,600 रिसीव हुए हैं? ढूंढो रिसिप्ट साइड में। 1,600 1,600 1,600 1,600 इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1,600 1,600 नहीं मिला। नहीं मिला जी, नहीं मिला, 1,600 इंटरेस्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये एक एडजस्टमेंट बन गई इंटरेस्ट एक्रूड। तो इसका ट्रीटमेंट हम जानते ही हैं, पीएनएल में क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिख लेंगे। ओके ठीक है, तो बच्चों ने भी यही भेजा। चलो तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी, क्योंकि सारी चर्चा हो गई है, सवाल हमने पढ़ लिया। बाकी आप सवाल अपनी स्क्रीन पर भी खोल के रखना, ताकि जब मैं चीजें लिखूं तो आप और मैं हम साथ साथ लिख सकें। तो मैं रिसिप्ट साइड से शुरू कर रहा हूं बच्चों। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमको दे रखा था बैलेंस बीडी, है ना। तो बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस लिख लेते हैं जी, कहाँ? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो कैश हमारे पास है 1,600, बैंक हमारे पास है 10,400। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का बच्चों ने कहा कि खाता बना दो। तो सब्सक्रिप्शन का अगर मैं खाता बना दूं, या कैसे भी निकाल सकता हूं, जरूरी नहीं। अब ये मत पूछने लग, ये कुकू मत करना कि सर मैं प्लस माइनस करके निकाल रहा हूं, मैं वैसे निकाल रहा हूं, ठीक है ना भाई। जिसको जैसे निकालना है निकालो, मेरा आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन मैं खाता बना रहा हूं। चलो तो बताओ, आउटस्टैंडिंग एंड में कितने थे और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितने थे? तो सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के तो दे रखे हैं हमें, गिवन है। कितने दे रखे हैं? 13,000 रुपए। हाँ 13,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग के तो गिवन है जी 13,000 रुपए। ठीक है, तो लिख लेता हूं
तो इसको कहाँ लिख लेंगे दूसरी जगह? ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,000 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड कुछ दे रखा है कहीं कि एंड में कितने आउटस्टैंडिंग थे? कुछ दे रखा है क्या? कोई फिगर दे रखी है आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? तो बच्चे कह रहे हैं 2800। ना, 2800 नहीं है, गलत। 2800 तो अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। 2800 तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, वो तो स्टिल आउटस्टैंडिंग है भाई। वो तो 11th क्लास की फीस है जो बच्चों ने मुझे अभी तक नहीं दी। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो 12th के आउटस्टैंडिंग हो। तो अभी फिलहाल ये फिगर वैसे दे नहीं रखी, चलो छोड़ो इसको। चलो एडवांस बता दो अब। बिगिनिंग में पिछले साल कोई एडवांस दे रखा है? चलो आयुष, 2 थप्पड़ अपने गाल पे लगाओ, आवाज सबको आनी थी। मैंने इसी चीज के लिए मना करा था बस। इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा था मैं खाता बना के कर रहा हूं और फिर उसमें उंगलीबाजी मत करना। तुम्हें आता है तो तुम आगे बढ़ो। अगर यही मैं प्लस माइनस करके या जैसे करवा देता तो बच्चे कहते कि सर अकाउंट बनवाओ। तो करना है करो, नहीं करना मत करो। तो एडवांस अब बिगनिंग की फिगर मुझे बताओ जी, दे रखी है तो मैं लिखूं, नहीं तो जीरो छोड़ूं? चलो जीरो। उसके बाद एडवांस अंत की फिगर बताओ। $4,800, ठीक है, ये गिवन है। तो एडवांस जो एंड का है इसको हमें कहाँ लिखना है अब? एंड वाली बैलेंस शीट में। तो इसको एंड वाली बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, एडवांस 4,800। ओके। फिर उसके बाद जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता है, हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, जो भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ बताओ? टोटल सब्सक्रिप्शन, हाँ 64,000। वेरी गुड, ठीक है ना। अब आउटस्टैंडिंग एट एंड जो है, बस इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड पर, है ना। तो भाई क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया कि आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है, वैसे टेक्निकली ये मिसिंग है। तो इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग होते हैं हम वो भी लेते हैं, मतलब जो स्टिल आउटस्टैंडिंग थे वैसे तो 2800 रुपए वो भी लेते हैं, और हो सकता है कुछ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हो वो भी लेते हैं। लेकिन क्योंकि सवाल में बताया ही नहीं है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो मुझे मजबूरन 2800 ही अब लिखना पड़ रहा है। तो ये बात क्लैरिटी से मुझे समझाने के लिए मैंने इससे पहले छोड़ दिया था, ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए कि भाई आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब होता है कि इसमें हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी लिखते हैं, और अगर कोई पिछले साल के अभी तक बचे हुए हैं तो वो भी जोड़ के लिखते हैं। चलो, तो अब मुझे बताओ कि सब बच्चों को खाता क्लियर हो गया? बाकी बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लो कि इनकम क्या होगी। ठीक है, तो मैंने खाते से करवा दिया, अब जिसको जैसे करना हो कर लेना। फिर ये मत कहना कि सर मैंने वैसे करा, मैंने ऐसे करा। तो इनकम का आंसर निकाल दो जब तक मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड की फिगर लिख लूं, 2800। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं 49। ठीक है, तो मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ गई 49। ठीक है, तो मैं अब इस सब्सक्रिप्शन इनकम को इनकम में लिख लेता हूं। तो सब्सक्रिप्शन की इनकम आ गई 49। तो मैंने एक अकाउंट बना के कर दिया, क्योंकि कई बच्चे कुछ कह रहे थे कि भाई अकाउंट से कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक बना के कर दिया। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, अब हम जैसे भी करें
आंसर मैच करना चाहिए। चलो तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम था, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिले थे। तो भाई बिल्डिंग के लिए मिले थे हमें गवर्नमेंट ग्रांट। तो बिल्डिंग का जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था, क्या बोला था मैंने, उसको कहाँ जोड़ेंगे हम? बिल्डिंग का गवर्नमेंट ग्रांट तो एक स्पेसिफिक ग्रांट हो गया था। तो हमारे पास बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे ही रखा था 160, और हमें बिल्डिंग फंड के लिए ही ग्रांट मिला। तो हम बिल्डिंग फंड का ग्रांट स्पेसिफिक फंड में जोड़ देंगे 160। लेकिन जो मेंटेनेंस के लिए हमें ग्रांट मिला, मेंटेनेंस के लिए जो हमें ग्रांट मिला वो तो भाई रोजमर्रा का है, 40,000, वो हमारी इनकम है, तो वो मैं इनकम में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट, तो ये तो सीधी सीधी इनकम है, हमने डिस्कस कर ही लिया था, 9600। उसके बाद डोनेशन हमें मिली, वो भी मैंने डिस्कस कर ही लिया था, सीधा सीधा इनकम है 16,000। उसके बाद नेट कलेक्शंस, हमें नेट कलेक्शंस जो मिले, ये भी सीधी सीधी इनकम है 12,000। इसके अलावा एडजस्टमेंट एक डिस्कस करी थी हमने, इंटरेस्ट एक्रूड 1600, तो वो भी तो हमारी इनकम है, इंटरेस्ट एक्रूड। और साथ ही साथ, वो तो इनकम के साथ साथ मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में भी शो करोगे इंटरेस्ट एक्रूड, तो वो मैंने एसेट में भी डाल दी। तो रिसिप्ट साइड तो खत्म बच्चों, रिसिप्ट साइड खत्म, हा मजे आ गए, रिसिप्ट साइड तो खत्म। अब उसके बाद चलते हैं पेमेंट साइड पर। स्पेसिफिक बोला जाता कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस है तो कैपिटलाइज होता, नहीं मधुर तब भी नहीं होता। तुम रटते रहो, एक दिन तुम तोते बन के उड़ोगे जंगल में, तुम रटते रहो, समझ नहीं सकते मेंटेनेंस क्या होती है। मेंटेनेंस एक रेवेन्यू नेचर की चीज है कि ये कोई स्पेसिफिक नेचर की या कैपिटल नेचर की चीज है, कोई मोटी चीज थोड़ी ना, ये तो सरकार ग्रांट जो देती है रोजमर्रा के खर्चे के लिए देती है। हाँ, तो इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का मानते हुए या इनकम का नेचर का मानते हुए नॉर्मल इनकम में हम लिख रहे हैं, बस ये लॉजिक है। बाकी ज्यादा इसमें और कोई लॉजिक नहीं है कि भाई स्पेसिफिक बिल्कुल नाम से देती तो ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अब मैं आ जाऊं पेमेंट्स पर, भाई बता दो, आपकी इजाजत हो तो पेमेंट सॉल्व कर लें। पेमेंट में सबसे पहले दे रखी है सैलरीज 62,400, लेकिन कह रहा है इसमें से 14,400 तो पिछले साल की है। 14,400 तो कह रहा है पिछले साल की है, इस साल की तो नहीं है ना। तो इसका मतलब 14,400 की सैलरी आपकी पिछले साल पे नहीं हुई होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आ गई लायबिलिटी 14,400, आपने इसको पिछले साल पे नहीं करा होगा। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद अगली पेमेंट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट। तो भाई हमने हॉस्पिटल इक्विपमेंट खरीदा, ये तो एसेट है, ठीक है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड, ये भी एक एसेट है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। और एडिशन टू बिल्डिंग, ये भी एक एसेट है, इसको भी हम छोड़ देते हैं 1,00,000 रुपए का। हाँ, अब इसका लिंक है कुछ, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने नीचे बिल्डिंग की अंडर कंस्ट्रक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है क्लोजिंग की, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं बिल्डिंग लिख लेता हूं, जो वैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन है तो एसेट ही। इसकी वैल्यू दे रखी है 280 की, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मेरी क्लोजिंग में वैल्यू दे रखी है 280, ठीक है, तो क्लोजिंग की वैल्यू कैसे निकलती है कि भाई आपके पास कुछ ओपनिंग की वैल्यू होगी और आपने कुछ और खरीद लिया होगा, मान लो, दोनों को जोड़कर
क्लोजिंग की वैल्यू निकलती है, ऐसी निकलती है ना क्लोजिंग की वैल्यू। अब उसने ये अगर कह रखा है कि मैंने बिल्डिंग खरीदी है इस साल, वो वैल्यू उसने पेमेंट्स में दे रखी है कि एडिशन टू बिल्डिंग 1,00,000 रुपए। परचेज का मतलब मेरा यहाँ पे एडिशन से ही है, और कह रहा है क्लोजिंग में वैल्यू 280, ये गिवन है। तो कह रहा है मैंने 1,00,000 रुपए इस साल और खर्च करे हैं और क्लोजिंग में वैल्यू 280, ये गिवन है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि बिल्डिंग ओपनिंग में कितनी रही होगी? क्या आप ये बता सकते हो कि बिल्डिंग ओपनिंग में कितने रुपए की रही होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब। तो बिल्डिंग ओपनिंग में रही होगी 180 की। परफेक्ट। तो हमें पता लग गया बिल्डिंग इसका मतलब ओपनिंग में रही होगी 180 की। तो ये बस हमने थोड़ा सा बुद्धि लगा के निकाल लिया कि बिल्डिंग इसका मतलब ओपनिंग में 180 की रही होगी। एक और डेमो कर लेते हैं सेम इसी तरह का। इक्विपमेंट, तो उसने इक्विपमेंट की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है नीचे डिटेल में, वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट 1,02,000, ठीक है। और पेमेंट्स में उसने इस साल इक्विपमेंट की पेमेंट दे रखी है 34,000। तो भाई ओपनिंग में इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, तभी तो 34,000 और खरीदा, और कह रहा है क्लोजिंग में वैल्यू 1,02,000, ये गिवन है। तो इसका मतलब ओपनिंग में हमारे इक्विपमेंट कितने के रहे होंगे, बताइए। ओपनिंग में हमारे इक्विपमेंट कितने के रहे होंगे? वेरी गुड, 68। तो ये हमने बस बुद्धि लगाई। तो एक बार इसके अंगूठे भेज दो कि भाई आप इसमें सब बच्चे सहमत हो, सबको ओके लग रहा है। वो तब होता अंशुल अगर क्वेश्चन में हमें ड्यूरिंग द ईयर कोई कंस्ट्रक्शन करी होती तो। ओके, ये तो उसने एज एट की वैल्यू बताई है। थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज देखो। ये नहीं लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये तो दे रखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर। ये तो वैल्यू दे रखी है एज ऑन 31 दिसंबर की। ये कंस्ट्रक्शन का खर्चा नहीं दे रखा ड्यूरिंग द ईयर, जो आप शायद सोच रहे हो। चलो ओके, ठीक है जी। अब उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड। तो भाई फर्नीचर की तो कुछ नहीं जानकारी दे रखी, उसका तो कोई डिटेल ही नहीं दे रखा। तो इसका मतलब जो मैंने 12,000 का फर्नीचर खरीदा है वो इसका मतलब इसी साल खरीदा होगा। तो उसको मैं खाली क्लोजिंग में लिख लेता हूँ। तो पेमेंट साइड में हमारा फर्नीचर परचेज भी खत्म हो गया। सर एक बार उसका एमआर बता दो। एमआर मतलब पहले सवाल ना करवाऊं, पहले जो चल रहा है वो नहीं करना, यही तो दुविधा है बच्चों की। इधर से उधर कूद, उधर से उधर कूद, उधर से उधर गुलाटी, इधर से उधर गुलाटी, गुलाटियां चल रही हैं, एक सवाल कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद पेमेंट में लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा। उसके बाद डाइट एक्सपेंस खर्चा। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, चलो रेंट एंड रेट्स कह रहा है कि हमने 4,000 पे करे, लेकिन 600 तो उसमें से अगले साल के हैं, प्रीपेड हैं। तो इसका मतलब इस साल का खर्चा कितना? 3400। और प्रीपेड को हम कहाँ लिखेंगे? प्रीपेड रेंट को, ये हमारा एसेट हो गया, तो एसेट में लिख लेंगे। उसके बाद अगला है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के खर्चे, ये भी खर्चा 4,800। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये भी खर्चे 4,000 के। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, कह रहा है 40,000 की। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, उसको मैं एसेट में लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट 40,000 की। और उसके बाद क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग कैश और बैंक आपको पता ही है, वो भी हम एसेट में लिखेंगे। तो कैश 2,800,
और बैंक 13,600। तो पूरी हमारी पेमेंट साइड की भी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। चलो तो अब एक बार यहां तक का थम्स अप भेज दो कि भैया इस सवाल से संबंधित तो कोई पॉइंट में डाउट नहीं है ना। बाकी अगर मगर कि सर वो भी बता दो या वहां का भी वो बता दो, वो बीच में अभी तो नहीं घुसा सकता। इस सवाल की बात कर लो कि भाई इस सवाल का आपके ट्रीटमेंट सारे क्लियर होते चल रहे हैं। जो वैल्यू मैंने लिखी आपने भी लिख ली। ओके चलो ठीक है। तो अब सरप्लस भी बताओ। हाँ बैलेंस शीट अभी शो करूंगा, पहले सरप्लस बताओ। 128,200। ओके तो सरप्लस आ गया 32,000। ठीक है चलो ठीक है, तो सरप्लस लिख लो 32,000। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये पन्ना वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये पन्ना जब पलट गया तो वापस नहीं आएगा। और बिल्डिंग वाला पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। तो भाई मेरे पास बिल्डिंग है 280 की, ये गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। मैंने बिल्डिंग इस साल जो पेमेंट करी या खरीदी वो थी 1 लाख रुपए की, ये पेमेंट्स में गिवन है, चेक कर लो। 1 लाख रुपए की मैंने इस साल बिल्डिंग खरीदी है, ये पेमेंट्स में गिवन है। तो भाई एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। आप घर से निकले, ठीक है, आपने रास्ते में 10 चॉकलेट खरीदी और जब आप ट्यूशन पहुंचे तो आपकी जेब में 28 चॉकलेट्स निकली। ये गिवन है, ये गिवन है। तो ये बता सकते हो कि आपकी जेब में घर के से निकलते समय कितनी चॉकलेट थी। ठीक है, तो तेजस्वा बताएगा भाई, उसका डाउट है। आप ट्यूशन पहुंचे 28 चॉकलेट के साथ, ये गिवन है। आपने रास्ते में 10 चॉकलेट खरीदी, ये गिवन है। तो बताओ आपकी जेब में जब आप घर से निकले थे तो कितनी चॉकलेट्स पहले से रखी होंगी। 18। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरी क्षमता से बाहर है। तो इसी तरह बिल्डिंग की हमें क्लोजिंग वैल्यू गिवन थी 280। इस साल हमने पेमेंट करी है वो है 1 लाख रुपए की। तो इसका मतलब ओपनिंग में हमारे पास बिल्डिंग 180 की तो रही ही होगी, ये हमने निकाल लिया। ओके चलो, तो अब जो है सरप्लस को हम ओपनिंग कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड वैसे अभी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट में चलें, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने। हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में चलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने। तो हमने क्या क्या लिख लिया एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कैश लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। बाकी बस क्वेश्चन ने हमें एक बिल्डिंग फंड दे रखा था कि भाई बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस था 160, तो वो लिख लिया। अब आप एसेट साइड का टोटल खुद करके मुझे बताओ कि बैलेंसिंग फिगर क्या बच रही है। तो ये हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। 98,600 कह रहे हैं बच्चे, तो ठीक है, तो मैं बच्चों की बात पर भरोसा कर लेता हूँ। 98,600, ठीक। 98,600, ठीक। तो बच्चों ये आ गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड 98,600। बस अब तो मतलब इस सवाल में कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 98,600 लिख लेते हैं और बस अब इसमें सरप्लस जोड़ लेते हैं। तो 98,600 प्लस 32, तो ये जुड़कर हो गया 1,30,600। ये जुड़ के हो गया 320। तो इधर का टोटल तो आ गया 4,55,400। और एसेट का टोटल बताओ। एसेट का टोटल भी आ रहा है 4,55,400। तो मुबारका बच्चों, मुबारका, 20 नंबर पक्के हो गए।
चलो अब बढ़ें आगे। अब देखते हैं और कहाँ नंबर पक्के करवाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर लेते हैं एक बार डिस्कस, क्योंकि 10 नंबर ये भी हैं तो भाई साहब 70 नंबर पक्के करें पहले तो। आ जाओ। मिस्टर क्यू एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 10,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय पी। अच्छा, तो मिस्टर क्यू ने बिल एक्सेप्ट करा है 10,000 रुपए का, जो मिस्टर पी ने ड्रॉ करा था। ओके, उसके बाद कह रहा है ऑन 1 अगस्त फॉर 3 महीने। 1 अगस्त को ड्रॉ करा था 3 महीने के लिए। जल्दी से ड्यू डेट बताओ जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूं। दिस वॉज द अमाउंट विच क्यू ओ टू पी, ठीक है। ऑन द सेम डेट पी गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर 9800। तो पी ने वो बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ओके ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ तक तो कोई डर ही नहीं लग रहा, बड़ा सिंपल है, मजा आ रहा है। उसके बाद ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चे होशियार है। 4 नवंबर ऑन द ड्यू डेट क्यू अप्रोच्ड पी फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल। तो क्यू हमारे पास गिड़गड़ाते हुए आया। तो क्यू कह रहा है प्लीज 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 मुझसे 2,000 रुपए अभी ले लो, और कह रहा है बाकी बचे हुए अमाउंट पर ब्याज सहित 12% का ब्याज लगा लेना, 3 महीने के लिए एक नया बिल बना दो। तो हमने कहा चलो ठीक है बना देंगे। 31 दिसंबर को खबर आई, फोन आया कि लो जी क्यू महोदय तो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, और भाई साहब सिर्फ 40% ही उनकी स्टेट को बेच के मिल रहा है। चलो, तो अपनी किताबों में एंट्री करनी है, पी की किताबों। बच्चों मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मतलब मैं तो यहाँ डांस कर रहा हूँ कि ये 10 नंबर पक्के मेरे तो अभी 5 मिनट के अंदर ही कर दूंगा। तो 10 नंबर 5 मिनट के अंदर अगर पक्के हो जाएं तो फिर तो गली मोहल्ले में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चलो जी, तो कहानी बिल्कुल मुझे तो याद हो गई, मैं फटाफट कर देता हूँ। तो 1 अगस्त को सबसे पहले तो हमने एक बिल बनाया होगा क्यू पर। तो ये बना 10,000 का बिल। उसके बाद 1 अगस्त को हम उसी दिन उसको बैंक से डिस्काउंट करवा के ले आए 9800 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बी आर। तो ये हो गया बिल डिस्काउंट। फिर 4 नवंबर को ड्यू डेट को क्यू हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आया, मतलब पुराना बिल हो गया डिसऑनर। तो जब ओल्ड बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री होती है ड्रॉई टू बैंक। और हमने क्यू से कहा क्यू हम तुमसे अब ब्याज लेंगे। तो क्यू ने कहा ठीक है मैं ब्याज दे दूंगा। कितना ब्याज दोगे क्यू तुम? तो भाई उसने 2,000 तो नकद दे दिए थे, तो बैलेंस बचा 8,000। तो 8,000 का 12% ब्याज 3 महीने का क्यू ने कहा था मुझसे ले लेना। तो हम क्यू से 240 रुपए ब्याज के भी लेंगे। ठीक है सर। अब एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेता हूं दोबारा ध्यान से, क्योंकि यहां पर कई बार वो झोल करता है, तो मैं आपको भी समझाने के लिए थोड़ा इधर की लैंग्वेज पे फोकस करवा देता हूं। अब ये पढ़ना, मिस्टर पी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,000 बी पेड इमीडिएटली along with interest on the remaining amount at 12% for 3 months। तो इस बार जो है 2,000 रुपए पे करे हैं along with interest, मतलब ये यहाँ पर छोटा सा लैंग्वेज का फेर है। तो मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैं दोबारा पढ़ने आया, क्योंकि मुझे था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत लिख दूं। तो देखो इसका मतलब हो गया कि मिस्टर पी ये मान गया कि मुझे 2,000 रुपए दे देना अभी, ब्याज के साथ, ब्याज के साथ 2,000 रुपए दे देना। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ बच्चों, ये बताओ कि मुझे क्यू से कितने रुपए मिलेंगे। मुझे क्यू से कितने रुपए मिलेंगे? लैंग्वेज के हिसाब से रटना नहीं है, तोते का गलत हो जाएगा, तोतों का गलत हो जाएगा। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो उसने कहा था 2,000 रुपए मिलेंगे
टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो मतलब मैं उससे 2240 रुपए ले लूंगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बस वेरी गुड। तो मैंने उससे 2240 रुपए ले लिए और 8000 का एक नया बिल बना दूंगा। तो 8000 का बन गया नया बिल 3 महीनों के लिए। बस फिर तो खैर लास्ट में 31 दिसंबर को तो जब फोन आया कि भैया क्यों इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने कहा अच्छा। तो अब ये वाला बिल पहले तो हमारा विड्रॉ डिसऑनर हो जाएगा, तो ऊपर वाला बिल फिर से डिसऑनर हो गया। तो मैंने कहा कि क्यों की प्रॉपर्टी बेच के कितना परसेंट मिल रहा है, तो कह रहे हैं क्यों की प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 40% ही मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो यार 60% का तो बैड डेट हो गया, मेरा नुकसान हो गया। 2Q। चलो बच्चों, मैं 2 मिनट डांस करके आ रहा हूँ, 10 नंबर पक्के हो गए। तब तक आप थम्स अप भेज दो कि आपको आपके भी 10 नंबर पक्के हो गए। मतलब लो 10 नंबर ये भी पक्के, तो 70 नंबर पक्के हो गए, 70 पक्के हो गए जी। उसके बाद बी जो है ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। अकाउंट करंट आप खुद बना लोगे और इसी तरह एवरेज ड्यू डेट ये भी आप खुद ही बना लोगे, ठीक है ना। बाकी ये बताओ कि क्या मैं इसके 5-5 नंबर पक्के मान के चलूं। एक बार ये बता दो, क्या मैं इसके 5-5 नंबर पक्के मान के चल लूं। ठीक है, ये तो सिंपल है। चलो ठीक है, तो हमारे 80 नंबर हो गए। प्रिपेयर BRS फॉर द सत्यम ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2021। तो कह रहा है कि एक BRS बनाना है हमें। ठीक है, तो बस ढांचा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ढांचा मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ, बस पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। अपना 2 कॉलम बना रहे हैं जी, ताकि जल्दी सॉल्व कर लें। हमें तो मुद्दे पर फोकस करना है, प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। द कैश बुक ऑफ द सत्यम ट्रेडर शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4,12,200। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, वेरी गुड। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये तो फेवरेबल बैलेंस है। बिल्कुल सही, तो मैंने प्लस में लिख लिया। और इस बार हम कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे सब, ठीक है, कैश बुक बढ़ाने घटाने के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का है। बस अब पढ़ पढ़ के बस प्लस माइनस बताते चलना और मैं लिखता रहूंगा, तो काम होता रहेगा। चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, ऑन 12 मार्च द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। हमने कैश बुक की पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर रखी है। ये अभी हमने रिसेंटली समझा था रिवीजन वीडियो में भी, यानी कि हमारी कैश बुक बढ़ी हुई है। वेरी गुड, तो बच्चों ने सही बताया। तो 12,000 रुपए को मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। उसके बाद सेकंड में लिखा है, चेक ऑफ 85,000 इशू करा, लेकिन उसको हमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। एक तरह से हमारी कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो पासबुक में से तो पैसे कट गए होंगे, लेकिन कैश बुक में हमने अभी तक कम करा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, ओके, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑन 22 मार्च, ये भी हमने डिस्कस करा था, किताब के सवाल में है। 22 मार्च को हमने एक डेबिट बैलेंस को, मतलब पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस की तरह फॉरवर्ड कर लिया, यानी पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव की तरह रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारी कैश बुक इसका मतलब डबल अमाउंट से नीचे चली गई। वेरी गुड, तो 37,000 को प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट, फोर्थ में कह रहा है, आउट ऑफ द चेक्स टोटलिंग 42,000 इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, चेक्स एग्रीगेटिंग 28,500 वर एनकैश्ड इन मार्च। तो 42,000 में से 28,500 के तो प्रेजेंट हो गए, तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए, वेरी गुड, 13,500 प्लस कर देंगे, सही भेज रहे हैं बच्चे। उसके बाद नंबर 5,
डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक्स ने अपने आप 35,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, तो पासबुक बढ़ गई, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे प्लस। वेरी गुड। और फायर इंश्योरेंस बैंक ने अपने आप पे कर दिया 20,000, तो हम अपने कैश बुक को भी कम कर देंगे, तो 20,000 माइनस, बिल्कुल सही। उसके बाद जी क्या कह रहा है, नंबर 6, वन चेक इशू टू द क्रेडिटर। हमने एक चेक इशू करा और कैश बुक में 2 बार कम कर लिया, 2 बार उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया, 2 बार पैसे कम कर लिए, तो हम 129 से बढ़ा देंगे, सही। उसके बाद डेटर ए हैज डिपॉजिटेड द चेक ऑफ 32,000 इनटू द बैंक डायरेक्टली विदाउट इंटीमेटिंग द सत्यम ट्रेडर। ठीक है, तो एक डेटर ने हमारे खाते में 32,000 रुपए जमा करा दिए बिना हमें बताए, और कह रहा है वो सेम चेक डिसऑनर भी हो गया मार्च में। ओ, और बच्चे इतने होशियार भी हो चुके हैं, ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड। तो भाई जब डेटर ने पैसा जमा कराया होगा तो पासबुक बढ़ गई होगी, और बाद में वही चेक डिसऑनर भी हो गया तो पासबुक कम भी होगी होगी। तो मतलब पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ एक तरह से, और हमने कैश बुक में भी कुछ भी नहीं करा, तो मतलब 7 पॉइंट का कुछ होना ही नहीं है बीआरएस में, क्योंकि कुछ गड़बड़ ही नहीं हुई है टेक्निकली। वेरी गुड। उसके बाद 8th, ए चेक फ्रॉम द कस्टमर 5,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च, लेकिन वो डिसऑनर हुआ और हमें पता चला 3 अप्रैल को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चेक डिसऑनर हो गया जो हमें पता नहीं चला, तो पासबुक तो कम हो गई होगी चेक डिसऑनर होने से, तो अब हम अपनी कैश बुक को भी क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो माइनस। उसके बाद बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ 2500। बैंक ने 2500 रुपए पे कर दिए अपने आप, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, तो 2500 रुपए हम क्या करेंगे, हम भी माइनस कर देंगे 2500। ठीक है। उसके बाद बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड ए चेक ऑफ 25,000 ऑफ अदर कस्टमर इन आर अकाउंट। बैंक ने गलती से 25,000 रुपए किसी और कस्टमर के हमारे खाते में डाल दिए, तो इसका मतलब हमारी पासबुक बढ़ गई, तो हम अपनी पासबुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, तो प्लस। ठीक है। इसके बाद 11, बैंक क्रेडिटेड चेक ऑफ 2,000 इन सेविंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द चेक इन करंट अकाउंट। तो कह रहा है बैंक ने 2,000 रुपए हमारे सेविंग अकाउंट में बढ़ाए, तो एक तरह से टेक्निकली हमारे करंट अकाउंट में पैसा अभी भी नहीं आया, मतलब पासबुक जो है उसमें तो पैसा टेक्निकली आया ही नहीं, ये मतलब है ना, पासबुक कम है इसका मतलब। तो अब हम क्या करेंगे अपनी कैश बुक को, अब हम अपनी कैश बुक को भी कम कर लेंगे, सही, तो 2,000 माइनस। 12th में कह रहा है 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम इन द कैश बुक। तो हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड जो कॉलम होता है ना क्रेडिट साइड पर, उसमें लिखने की बजाय बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पर इसका मतलब लिख लिया होगा गलती से, तो हमने अपनी कैश बुक को कम कर लिया। तो हमने अपनी कैश बुक को गलती से कम कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो अब हम अपनी कैश बुक में 500 रुपए प्लस कर देंगे। और उसके बाद 13th, बैंक डेबिटेड 200 रुपए के चार्जेस ऑन 25 मार्च। बैंक ने 200 रुपए चार्जेस के काट लिए, लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं चला, तो अब हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, हाँ माइनस, तो हम अपनी कैश बुक में भी 200 रुपए काट लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं टोटल करके आंसर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी। तो टोटल आएगा कितना, 412 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये आ रहा है पॉजिटिव साइड का 652,200, 652,200।
6 52 200, 6 52 200 में से ये सारे माइनस कर दूंगा तो क्या बैलेंस बचेगा एज पर पासबुक? 5 25 500। चलो तो पहले खुशी जाहिर कर लूं, फिर आपको बताता हूँ भाई जो पॉइंट है। तो कितने नंबर पक्के हो गए जी? ओ गॉड, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। 15 नंबर तो पक्के, और वो भी BRS के भी पक्के। तो बी में कह रहा है जी, बी और पढ़ लो 5 नंबरी क्वेश्चन क्या है ये। कह रहा है एक मशीन खरीदी हमने 50 लाख रुपए की, और उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड से 10 साल के लिए जीरो रेसिडुअल वैल्यू पर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5 लाख। बच्चे कह रहे तो और आसान है, ठीक है कर लेते हैं। तो बताओ आपने 4 साल तक जब इसको डेप्रिशिएट करा होगा तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तो आपने इसका मतलब 20 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर लिया होगा। ओके, तो 4 साल के बाद इसकी बुक वैल्यू क्या बची होगी? 50 लाख में से 20 लाख गया, 30 लाख, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 2 लाख। कह रहा है हमने इस मशीन को 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया। तो बताओ इस मशीन की अब बुक वैल्यू कितनी हो गई होगी? 32 लाख। ओके, अब वो कह रहा है कि अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमने 8 साल एसेस करी है कि भाई अब इसकी रिमेनिंग लाइफ खाली 8 साल और है। तो कह रहा है अब 5वें साल से क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? तो अगर आप 8 साल से डिवाइड कर दोगे अब इस अमाउंट को, तो 4 लाख। बच्चों 2 मिनट दो, मैं जरा बाहर ढोल नगाड़े पर नाच के आ रहा हूँ। 5 नंबर ये भी पक्के। 1 का सी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, तो ओरली हो जाएगा जी। इसमें लिखा है कि गलतियां पहचानो। तो नंबर 1, फर्नीचर खरीदा, मतलब सॉरी फर्नीचर बेचा, लेकिन उसको समझ लिया सेल अकाउंट की तरह। बताओ कौन सी गलती है? हाँ, प्रिंसिपल गलती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ अंग्रेजी के इतने होनहार बच्चे हैं, वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल लिख रहे हैं आंसर में। तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम सीए बन भी गए ना, तब भी तुम्हें थू थू ही मिलेगी हर जगह। बन जाओ सीए। उसके बाद सेकंड, परचेज करा और हमने किताब में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो ये तो सबसे सिंपल हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद हमने सेल करी, गलती से परचेज में पास कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया, तो ये तो आपकी गलती है। हाँ, ये तो सर हमारी गलती है, हम भी ऐसा करते थे बचपन में। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में क्या कह रहा है? मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। हमने मशीन मोहन को क्रेडिट पे बेची। तो बताइए जी। ओके, लेकिन रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करा, बहुत अच्छा। ओमिशन एरर, बाकी पार्शल ओमिशन अगर टू बी स्पेसिफिक पूछा जाए तो। और लास्ट, गुड्स वर्थ 5,000 के क्रेडिट करे, राम से खरीदे, लेकिन परचेज बुक में हमने 500 लिख लिया। तो ये भी तो आप ही की गलती है ना? तो ये भी आप ही की गलती का पॉइंट हो गया। तो मतलब एरर ऑफ कमीशन। चलो तो 4 नंबर ये भी पक्के। बस बच्चों, बस अब तो मुझसे और ना हो पाई,
क्योंकि 104 नंबर हमारे आ गए हैं 100 में से। चलो बस लास्ट क्वेश्चन, और भाई साहब 12 नंबर पक्के करके पूरे 120 नंबर आज पक्के करके घर जाएंगे। तो मतलब 100 नंबर में से 120 आ गए हमारे, तो इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा अब। चलो हाँ, एग्जाम्पल लिख सकते हो तेजस्वा, बिल्कुल। चलो फटाफट तुक्के मारने हैं ट्रू फॉल्स में, ठीक है, जल्दी जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट। नंबर 1 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। नोट्स में लिखवाया, गलत मत करना, सच सच बोलना, दिल ना तोड़ना। ओके, देखो नालायक, इसको जूते मारो। प्रीतम फॉल्स कह रहा है, ये नोट्स में लिखवा रखा है, ये नोट्स में डायरेक्ट लाइन लिखवा रखी है ट्रू, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में हम क्या करते हैं, हम लोअर वैल्यू लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, है ना, लोअर वैल्यू लेते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक की, और जब आप लोअर वैल्यू लोगे क्लोजिंग स्टॉक की तो इसका मतलब एसेट साइड की वैल्यू कम आएगी। चलो उसके बाद सेकंड बताओ जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज। हाँ हाँ, अब तो सब सही बताएंगे, अब तो सब सिखा रखा है बच्चों को। हाँ सेम क्वेश्चन था, बेइज्जती हुई थी, याद है ना, इसका डायग्राम बनवाया था इस तरह का कुछ कुछ, कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन ऐसे होता है, शुरू में ज़्यादा बाद में कम, और रिपेयर के खर्चे ऐसे होते हैं, शुरू में कम बाद में ज़्यादा। तो टेक्निकली यूनिफॉर्म चार्ज रहता है पूरी उम्र। चलो बहुत ही बढ़िया, मज़े आ गए। तो उसके बाद तीसरा, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज गेन फॉर द ड्रॉई। भाई हम अगर ड्रॉई जल्दी पैसे देता है तो हम उसको छूट देते हैं, तो ये ड्रॉई के लिए फायदा है। हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, हाँ फायदा है। उसके बाद चलो नेक्स्ट, फोर्थ कह रहा है इफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर टेकन इन द नेम ऑफ पार्टनर्स, अच्छा मतलब आईएलपी का कॉन्सेप्ट है, एंड प्रीमियम इज पेड फ्रॉम द फर्म, ठीक है, और प्रीमियम पे हो रहा है, हाँ वो तो फर्म ही करेगी, देन द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द सरेंडर वैल्यू ऑफ हिज पॉलिसी ओनली। भाई इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, तो रिटायरिंग पार्टनर को सिर्फ उसकी ही तो पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा ना। हाँ, कामरान कह रहा है ट्रू, और क्या, अभय कह रहा है ट्रू, संकल्प कह रहा है, और ईशान शिल्पी कह रहे हैं ट्रू, और क्या। हाँ भाई, रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको उसी की तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा, ट्रू, तो मैं तो ट्रू लिख रहा हूँ। चलो, तो मम्मी को बोलो, मम्मी जरा बेलन लेकर आओ और हमारी पीठ पर 2 बेलन मारो। नालायक, सिखा रखा है ट्रीटमेंट कि सबकी सबकी पॉलिसियों का सरेंडर वैल्यू मिलता है। चलो पांचवा, उसके बाद है जी पांचवे में व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, अच्छा द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, एंड द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉल्स इन अरियर। चलो तो बच्चों मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, ये क्या क्या दे देते हैं, ये सोचते हैं बच्चों को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि शेयर फॉर फीचर में तो हम अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं, जितने पैसे मिले, है ना। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 में क्या कह रहा है, गुड्स वर्थ 600 रुपये टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कह रहा है शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो ये भी गलत है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, फॉल्स है ना, क्योंकि हम तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बस बच्चों, बस मेरा तो विश्वास उठ गया अब सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी से, मैं तो अब छोड़ रहा हूँ सब बातें, क्योंकि अगर हम 120 नंबर ले आएंगे 100 में से तो फिर रहा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा तो काम खत्म, और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, देख लो, ठीक है।
तो ये लेटेस्ट आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, तो ये भी नहीं है कि आपको ये लगे कि भाई हो सकता है ये कुछ गलत है, हो सकता है ये तो पहले था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर एग्जाम का ऐसे ही आएगा। तो इससे आपने क्या सीख ली बताओ, इससे आपकी क्या लर्निंग हुई? इससे लर्निंग ये हुई कि अगर आप मटेरियल के क्वेश्चंस को ही अच्छे से कर लो, बस बिना देखे एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी पेपर के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया पूरा मॉडल टेस्ट पेपर 1 का डिस्कशन।